गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं हमारा पार्ट साइंस 1 का पार्ट 2 हम लोग ले रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हमने सबसे पहले टोबेर-रेनर का त्रिक नियम देखा है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। फिर उसके बाद हमने देखा मेंडेलीव की आवर्त सारणी, और आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की रचना। आधुनिक आवर्त सारणी की रचना में जैसे आप सभी को पता है कि मोसले, हेनरी मोसले करके जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी बताई है। उन्होंने मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आपको जानकारी बताई है, जब उनको सिर्फ 63 यानी 63 तत्वों के बारे में जानकारी थी, और उसके आधार पर उन्होंने एक सारणी बनाई है। परंतु उसके उपरांत आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, जैसे इसके पूर्व मैंने आपको बताया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व परमाणु क्रमांक को दिया गया था। परमाणु क्रमांक के आधार पर ये नई सारणी बनाई गई, जिसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी रखा गया, और इसका दीर्घ स्वरूप हमने इसके पूर्व वीडियो में देखा था। आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी की रचना देखेंगे, कि जो कि यह पाठ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग में सबसे पहले हम लोग ये आवर्त सारणी की रचना से शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने किताब है। किताब में हम लोग पेज नंबर 23 पर आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे ये बॉक्स में सबसे पहले परमाणु क्रमांक लिखा है, फिर संकेत दिया है, फिर नाम लिखा हुआ है, और फिर परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है। तो परमाणु क्रमांक की यदि बात करते हैं तो हम लोग ये परमाणु क्रमांक, जैसे ये कोई एक तत्व है हाइड्रोजन, हर एक तत्व में इस तरह से उसकी रचना की गई है। ये बॉक्स से आपको समझ में आएगा। जैसे ये एक जो है ये परमाणु क्रमांक है, H जो है वो हाइड्रोजन का संकेत है। फिर हम लोग इसका नाम देखते हैं, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और उसका परमाणु द्रव्यमान यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए, 1.008। यह है उसका परमाणु द्रव्यमान। मतलब इस आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की शुरुआत उसके परमाणु क्रमांक से की गई है। अब ये जो पहला तत्व हमने देखा है, उसी तरह यहाँ पे लिए गए हर एक तत्व इसी बॉक्स के दिए हुए रचना के अनुसार लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके पूर्व वाले वीडियो में बताया कि यहाँ पे जो सबसे पहला जो कॉलम दिख रहा है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये सभी कॉलम्स को हम लोग यहाँ पे ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहेंगे। और जो रोज दिख रही है, जिसे हम लोग क्षैतिज पंक्तियाँ कहेंगे, ये जो दाहिनी भाग से बाहिनी ओर जो चल रही है, इनको हम लोग क्षैतिज पंक्तियाँ कहेंगे। तो ध्यान से देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं पूरे आधुनिक आवर्त सारणी की रचना की, तो यहाँ पे हम लोग को 1 से लेकर टोटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ऐसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम लोग ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ की बात करेंगे, तो हर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ को यहाँ पे हम लोग समूह करके बताएंगे। जैसे कि उदाहरणार्थ हम लोग ये पहला ऊर्ध्वाधर स्तंभ देख रहे हैं, तो ये हमारा समूह 1 है। ये दूसरा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये समूह 2 है। ये तीसरा ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी समूह 3 है। ये चौथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी समूह 4 है। इस तरह से हर एक समूह में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। ये मतलब ये 16वें तत्व में कौन कौन से 16वें समूह में कौन कौन से तत्व यदि पूछा गया, तो आप लोग इसकी जानकारी आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलरियम है, पोलोनियम है, फिर लिवनमोरियम है। इस तरह से अलग अलग तत्वों के बारे में जानकारी हर एक समूह में दी गई है। परंतु यदि हम लोग आज आवर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो पहला आवर्त ये हाइड्रोजन और हीलियम, पहले आवर्त में ये 2 ही तत्व होंगे। फिर दूसरे आवर्त की बात करते हैं, तो जैसे ये क्षैतिज पंक्तियाँ आप लोग को दिख रही है यहाँ पे, तो दूसरा आवर्त यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये दूसरे तत्व दूसरे आवर्त में आने वाले सभी तत्व हैं। तीसरे आवर्त की शुरुआत ये सोडियम से होगी,
और आर्गॉन में ख़त्म होगी, चौथे आवर्त में पोटेशियम से शुरुआत होगी और क्रिप्टॉन में ख़त्म होगी। तो इस तरह से जैसे कि हमने 18 समूह देखे हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को 7 आवर्त दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्षैतिज पंक्तियों से चलने वाले सभी तत्वों को हम लोग आवर्त कहेंगे। तो हर एक आवर्त में आने वाले तत्वों के बारे में हम लोग आज भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे भाग की ओर, आधुनिक आवर्त सारणी की रचना। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। हम लोग क्षैतिज पंक्तियों से शुरू करेंगे, उन्हें आवर्त कहेंगे, जिन्हें 1 से 7 क्रमांक दिए गए हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 7 आवर्त यहाँ पे मौजूद है आधुनिक आवर्त सारणी में। उसी प्रकार से 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, उन्हें समूह कहते हैं, जिन्हें 1 से 18 क्रमांक दिए गए हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियों के अतिरिक्त 2 पंक्तियां स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी के नीचे दर्शाई गई हैं। इन 2 श्रेणियों को क्रमशः लैंथेनाइड श्रेणी तथा एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे अपना वीडियो थोड़ा सा बोलना यहाँ पे स्टॉप करूँगा, किताब की ओर चलते हैं। ये 2 अलग से लिखी हुई सारणी मैं आपको बताना चाहूँगा। क्षैतिज पंक्तियाँ देखिए, यहाँ पे आपको 2 स्टार मार्क दिख रहे हैं, है ना, आवर्त सारणी में। ये देखिए 7वें 6वें आवर्त में और 7वें आवर्त में 2 स्टार यहाँ पे दिखेंगे, एक स्टार है और एक हैश है। 57 से लेकर 71 तक यहाँ पे आने वाले तत्वों को लिखा गया है। वो तत्वों के बारे में नीचे एफ खंड में जानकारी आपको प्राप्त होगी, जो लैंथेनाइड से शुरू होकर ल्यूटेनियम तक खत्म हुआ है। और यदि हम लोग 7वें आवर्त की बात करेंगे तो ये 7वें आवर्त में एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक बाकी तत्व आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये अलग से तत्वों को लिखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी, तो उनको गुणधर्म के हिसाब से आधुनिक आवर्त में अलग से लिखा गया, जो कि इन्हीं टोटल 7 आवर्तों में हैं। और हमें आखिरी यहाँ पे टोटल 118 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि जिन तत्वों की खोज की गई थी उनको बहुत अच्छी तरीके से आवर्त सारणी में जगह दी गई और उनको इस तरह से रचा गया, है ना। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 2 अलग सारणियाँ आप लोग को दिख रही है, आवर्त दिख रहे हैं, इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। तो 2 श्रेणियों के साथ आवर्त सारणी के कुल 118 चौकट हैं, अर्थात आवर्त सारणी में 118 तत्वों के लिए स्थान है। सभी 118 तत्वों की खोज हो चुकी थी और अब तक यह आवर्त सारणी पूर्ण हो गई है। अब नीचे सामने चलते हैं। देखिए, संपूर्ण आवर्त सारणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, दोबारा हमारी किताब पर आएंगे। यहाँ पे 4 भाग हैं। ये पहले एस खंड, फिर है पी खंड, फिर है डी खंड और चौथा है एफ खंड। मतलब ये 4 खंडों में अलग अलग तत्वों को रचना की गई थी। और एस खंड में आने वाले, जैसे कि हम लोग तत्वों के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आते हैं समूह 1 और 2। अगर हम लोग पी खंड की बात करते हैं तो पी खंड में आने वाले समूह हैं समूह 13 से लेकर समूह 18 तक। फिर हम लोग यदि डी खंड की बात करते हैं तो उसमें आते हैं समूह 3 से लेकर समूह 12 तक। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी दर्शाने वाले जो तत्व हैं वो आते हैं एफ खंड में। यही जानकारी यहाँ पे बताई गई है आपको नोट्स में। संपूर्ण आवर्त सारणी को एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड में विभाजित किया गया। समूह 1 और समूह 2 से एस खंड बना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। समूह 13 से समूह 18 तक का पी खंड है। समूह 3 से समूह 12 तक डी खंड है। सबसे निचले भाग में दर्शा गए 2 श्रेणियां लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड एफ खंड में समाविष्ट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार किताब में जहाँ तक मैंने अभी आपको जानकारी बताई है वो एक बार ध्यान से देखिए, देखकर समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखिए कि हमें समूह और आवर्त के बीच में अंतर पता होना बहुत ज़रूरी है ना। अब चलते हैं हमारे अगले भाग की ओर, आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। जैसे आपको
पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हम लोग उनकी कक्षाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण बनाते हैं, है ना। जैसे कि मैं यदि आपको एक बताऊं, यहाँ पे हमने अलग अलग तत्व लिए हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको दिख रहा है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसका परमाणु क्रमांक भी एक ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हम लोग 1 और 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में पहले आवर्त में आने वाला दूसरा तत्व है हीलियम। हीलियम में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक भी 2 ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,0 होगा। फिर हम लोग हमारे तीसरे तत्व की ओर चलते हैं, लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा 2 और 1। अब जैसे देखिए हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसका 2 और 1 ही होना चाहिए। देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, हम लोग पोटेशियम के बारे में बात करेंगे। ये पोटेशियम एक कोई तत्व मानकर चलते हैं, तो पोटेशियम में उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, उसका परमाणु क्रमांक है 19, मतलब इसमें टोटल 19 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 19 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण बनता है 2,8,8,1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे बना? ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण ये बताता है हमें कि पहली कक्षा में पोटेशियम या कोई भी तत्व की पहली कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरी कक्षा में, ये दूसरा सर्कल दिख रहा है ना आपको, इसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा। यदि कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है तो वो तीसरी कक्षा में जाएगा। तीसरी कक्षा में मतलब तीसरा कवच, हमारा तीसरा सर्कल, इसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर भी यदि 19 इलेक्ट्रॉन हमारे पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो उसके चौथी कक्षा में आने वाले तत्व में वो एक बचा हुआ चौथी कक्षा में आने वाले कवच में एक बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से चला जाएगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पहले समूह के जो आने वाले इंपॉर्टेंट तत्व हैं ये पूरे के पूरे समझा कर बताए हैं, उनकी रचना करते हुए दिखाई दे रहा है आपको। ये पहला मैंने तत्व लिया हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और ये रुबिडियम। इसका भी मैं एक PDF फोटो खींचकर नोट्स में आपको बताऊंगा, इसको भी आपको कॉपी में लिख कर रखना है। तो ये थोड़ी देर में आपको समझा के बताता हूँ। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मैंने अभी तक आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के बारे में जानकारी बताई है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण मतलब उसमें आने वाले तत्वों को उनके आने वाली कक्षाओं के आधार पर वर्गीकृत करना, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह तथा आवर्तों की ये विशेषताएं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण ही हैं। मतलब ये आधुनिक आवर्त सारणी उसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण से ही उनको समूह और आवर्तों के अनुसार बनाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व को किस समूह या आवर्त में रहना है, यह उसके इलेक्ट्रॉन संरूपण के आधार से ही स्पष्ट होता है। इसके उपरांत हम लोग हमारे अगले भाग में चलेंगे, हम लोग देखेंगे समूह और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। जैसे हम लोग समूह 1 की बात करते हैं तो समूह और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का क्या मेल है ये हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। मतलब समूह के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या था और आवर्त के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या था, तो ये थोड़े विस्तार से हम लोग देखते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि समूह 1 में तत्वों की संयोजकता, देखिए ये नया शब्द आपके सामने आ रहा है, संयोजकता। देखिए इसके पूर्व वाली कक्षाओं में आप लोगों ने संयोजकता देखी है, पढ़ी है, परंतु अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी मैंने स्टूडेंट्स को संयोजकता के बारे में 10वीं कक्षा में पूछा तो वो संयोजकता के बारे में नहीं बता पाए। तो देखिए संयोजकता मैं आपको सबसे पहले समझा कर बता देता हूँ, उसके उपरांत हम लोग समूह और आवर्त का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के साथ मेल देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पहला तत्व लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ पे मैंने 1 लिखी है। अब आप बताइए मुझे ये एक संयोजकता इसकी कैसे हुई। देखिए समूह ये हाइड्रोजन तत्व में पहली कक्षा में उसके सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
देखिए, एक तो ये इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व को वो दे सकता है, या फिर यदि वो दे देता है तो इसकी कक्षा पूर्ण हो जाती है, या फिर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो भी उसकी कक्षा पूर्ण हो जाती है। तो जब कोई तत्व किसी उसके कक्षा में आने वाले आखिरी इलेक्ट्रॉन को देने की या लेने की कोशिश करता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा या फिर उसको जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, उसको उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेकर उसकी कक्षा पूरी हो सकती है ना। जैसे यहाँ पे हेलियम की ये कक्षा पूरी हो गई है 2। अब ये पहले कक्षा पूर्ण होने के बाद ये ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है या किसी को दे सकता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी अपनी कक्षा पूर्ण करेगा, उसको उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे हम लोग लिथियम के बारे में बात करेंगे, अपना समूह 1 में आने वाला दूसरा तत्व, इसमें भी इसकी संयोजकता एक ही है। जैसे यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2-1 है। इसकी आखिरी कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसका ये कक्षा पूर्ण होने के लिए उसको 8 तत्वों की ज़रूरत है। तो देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन यदि अपने पास रखता है और 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना ज़्यादा आसान होगा, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में उसको बहुत समय भी लग सकता है। कोई तत्व उसको 7 इलेक्ट्रॉन दे ये ज़रूरी भी नहीं है, पर वो अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी ज़रूरतमंद को दे देगा। इसलिए इसकी संयोजकता आसानी से हम लोग 1 कह सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग तीसरे तत्व की बात करेंगे तो यहाँ पे सोडियम के बारे में बात करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है, परमाणु क्रमांक है 11 और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आता है 2, 8 और 1। तो इसमें भी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को ज़रूरतमंद को दे देगा, तो इसकी भी संयोजकता 1 हो जाती है। आने वाले पहले समूह में आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता 1 ही होगी, क्योंकि उसमें एक ही जितनी कक्षाएं बढ़ेंगी उतने इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में रहेगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी ज़रूरतमंद तत्व को दे देगा और अपना जो अष्टक नियम है वो पूरा करेगा, अपनी कवच पूरे कर देंगे। तो इसको ना किसी को देने की ज़रूरत पड़ेगी ना लेने की पड़ेगी। तो ये यदि वो तत्व अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो इसकी संयोजकता आसानी से 1 हो जाती है। हम लोग यहाँ पे दूसरे समूह के पहले तत्व की बारे में बात करेंगे। तो ये तत्व आता है बेरिलियम। बेरिलियम में ध्यान से देखिए दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। और बोरॉन में ध्यान से देखिए यहाँ पे दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरी कक्षा पूर्ण होने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के लिए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के लिए उसको और 6 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बारे में सोचेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देने के बारे में सोचेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन न लेते हुए इसकी संयोजकता 2 हो जाती है ना। उसी तरह बोरॉन की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कवच पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेने से अच्छा ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। तो इसकी भी संयोजकता फिर क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। जैसे हम लोग 4 संयोजकता वाले तत्व के बारे में यदि बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन तत्व मैंने बना कर रखा है। यहाँ पे भी इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण परमाणु क्रमांक 14 है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8 और 4 हो जाएंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे सकता है या ले भी सकता है। लेने से भी उसका आखिरी कवच पूरा हो जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे तो 2, 8, 8 हो जाएगा सिलिकॉन तत्व। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो भी इसके पूर्व आने वाले कवच से भी उसका अष्टक पूरा हो जाता है, इसके कवच पूरे हो जाते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो इसलिए इसकी संयोजकता 4 हो जाती है। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन आखिरी कवच में आप लोग को दिख रहे हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। कैसे 3 होगी? देखिए इसके आखिरी कवच में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन वो देने से अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेना ज़्यादा मुनासिब समझेगा। तो जो तत्व में आखिरी इलेक्ट्रॉन लेने और देने की ज़रूरत महसूस करेगा उन इलेक्ट्रॉन अपना
8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने तत्वों की उसको ज़रूरत होगी उसमें वो सोचेगा कि देना है या लेना है। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसको उस तत्व की संयोजकता कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि समूह एक में तत्वों की संयोजकता क्या है ना। तो तत्व एक में आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता एक ही होगी। तत्व दो, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि तत्व एक में, समूह एक में आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता एक है। समूह दो में आने वाली सभी तत्वों की संयोजकता 2 ही होगी। समूह 3 में आने वाली सभी तत्वों की संयोजकता 3 होगी। इस तरह से संयोजकता सिर्फ 1 से लेकर 4 हो सकती है। कभी भी किसी भी तत्व की संयोजकता 5, 6, 7, 8 नहीं होगी, है ना। देखते हैं हम लोग। समूह एक में तत्वों की संयोजकता और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है ना। पहले समूह में तत्व की संयोजकता एक ही है और आखिरी बचने वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है। तो संयोजकता और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। दूसरे किसी भी समूह के तत्वों को देखने पर उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान दिखाई देगी, है ना। दूसरे समूह में भी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता उतनी ही दिखाई देगी। तीसरे समूह में भी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता उतनी ही दिखाई देगी। तो किसी भी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में क्रमशः वृद्धि होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हर एक समूह जैसे जैसे हम लोग समूह में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यहाँ पे पहला तत्व था तो एक कक्षा थी, दूसरे समूह में, पहले समूह में दूसरा तत्व एक कक्षा बढ़ गई। तीसरे तत्व के लिए आने वाले तीसरे समूह में आने वाले तीसरे तत्व में एक कक्षा बढ़ गई थी, 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। इस तरह से हर एक तत्व जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे एक एक कक्षाएं क्रमशः बढ़ती जाएंगी। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे कवचों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। ये कवच यानी कक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। फिर हम लोग आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखेंगे। आवर्त एक में तत्वों की संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक की संख्या भिन्न भिन्न है, परंतु उनमें कवचों की संख्या समान है ना। देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले आवर्त में हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन में कवच बड़े हैं क्या, कक्षाएं बड़ी है क्या? नहीं, कक्षाएं नहीं बड़ी है, कक्षा उतनी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। यदि हम लोग, इसमें बताया गया है कि आवर्त में बाह्य से दाहिनी ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 था और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? यहाँ पे परमाणु क्रमांक है 2, तो 1 की वृद्धि होगी। जैसे जैसे हम लोग बाईं ओर से दाहिनी ओर चलेंगे तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। उसी तरह संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। मतलब यदि हम लोग और दूसरे तत्वों के बारे में बात करें तो यहाँ पे संयोजकता 1 बढ़ी, तो यहाँ पे दूसरे तत्व में आवर्त 2 में दूसरे आवर्त में पहला तत्व लिथियम था तो इसकी संयोजकता 1 थी। दूसरा आवर्त देखा हमने तो इसकी संयोजकता दूसरे आवर्त में दूसरा तत्व, इसमें इसकी संयोजकता 2 होगी। फिर यदि बेरिलियम की बात करते हैं हम लोग तो तीसरा तत्व दूसरे आवर्त में आने वाले इसकी संयोजकता 3 होगी और इसमें भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर बार बढ़ेगी, परंतु कवच उतने के उतने ही रहेंगे, कवच नहीं बढ़ेंगे। दूसरे आवर्त में कवच बढ़े हैं क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए 2 ही कवच है, यहाँ पे भी 2 ही कवच है, यहाँ पे भी 2 ही कवच है। इस तरह से मैंने रचना करके आपको और आसानी से समझ में आए इसलिए इसके लिए पहले से ही ये संख्या बना के रखी थी। तो यहाँ पे आवर्त की अगर बात करेंगे तो आवर्त में जब हम लोग बाएं ओर से दाहिनी ओर चलेंगे तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। उसी तरह संयोजकता की इलेक्ट्रॉन संख्या भी बढ़ेगी और इसमें कवच नहीं बढ़ेंगे। भले ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है परंतु कवचों की संख्या समान ही रहेगी। अब सबसे आखिरी भाग मैं चलता हूँ, आखिरी भाग पर। यहाँ पे हमें आर्गॉन, ये जो तत्व दिया गया है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो आर्गॉन तत्व है या हीलियम तत्व है, इसको मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ है। ये निष्क्रिय गैसेस में आने वाले तत्व हैं जिनके कवच पूर्णतः भरे हुए होते हैं, जिनको ना किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़रूरत होती है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी
कक्षा में मौजूद है तो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, ये जैसे कि वैसे ही अपनी जगह पर बना हुआ रहता है। वैसे ही आर्गॉन, यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 288, इसका परमाणु क्रमांक है 18, इसकी संयोजकता है 0, मतलब ना इसको किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को देने की ज़रूरत है। और इस तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पे रचना की हुई है इसी तरह से आप भी रचना करके समझ सकते हैं। तो जैसे ही आप ये नोट्स आपको प्राप्त होते हैं तो ये रचनाएं अपने हाथ से अपनी कॉपी में करके देखिए, जैसे कि वैसे ही लिख के रखिए, है ना। जैसे पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कवच में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कवच में 8 इलेक्ट्रॉन लेने के उपरांत इसका परमाणु क्रमांक 18 होने के बाद इसको ना किसी और इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी इलेक्ट्रॉन को देने की ज़रूरत होती है। तो ये हमारी किताब में हम लोग ये आखिरी तत्व देखते हैं, आखिरी समूह में आने वाले जो तत्व हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और आर्गेथॉन। तो ये सभी तत्व जो हैं ये निष्क्रिय गैसेस तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। तो इसलिए आप लोग इसके जहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया है वो सभी ये सभी वीडियो ध्यान से और समझ से पढ़िए, देखिए, इसको डाउनलोड करके रखिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके रख सकते हैं, परंतु इसके बाद मैं कुछ प्रश्नोत्तर ग्रुप में देने वाला हूँ, उस प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे पर्सनल नंबर से भेजते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।